बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास का भाग 2.1 जो हम अध्याय 1 का पढ़ रहे हैं बच्चों। और इसके पहले के वीडियो हम बना चुके हैं जो कि आपने देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो सोशल साइंस में। तो चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं आगे का भाग। फ्रांस संवैधानिक राज्यतंत्र बन गया, है ना। फ्रांस संवैधानिक राज्यतंत्र बन गया। इसके पहले वाला भाग था बच्चों क्रांति की शुरुआत, कि फ्रांस में क्रांति कैसे हुई थी, हमने पढ़ लिया था। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया, है ना। जो थर्ड एस्टेट था बच्चों, उसने नेशनल असेंबली का गठन कर लिया था अपनी मांगों के लिए। और आखिरकार फ्रांस के सम्राट को नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ी थी, है ना। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। तो यहाँ पे बताया गया बच्चों कि पहले जो शक्ति थी वो वहां फ्रांस के सम्राट के हाथ में थी, जो कि केंद्रीकृत थी, है ना। एक ही केंद्र था उसका, उसी के हाथ में सत्ता थी, शक्ति थी। अब उसको 3 भागों में बांट दिया गया था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, है ना। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इन 3 भागों में उसे विभाजित कर दिया गया था। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र साथ में दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। ठीक है, ये है बच्चों न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, है ना। तो यहाँ दिखा रखा, देखो ये विधायिका है। नेशनल असेंबली 745 सदस्य हैं इसके, और वोट देने वाले हैं 50,000 पुरुष निर्वाचक है ना। निर्वाचक मतलब जो वोट देंगे, और ये इन सदस्यों को चुनेंगे, है ना। वोट दे के सदस्यों को चुनेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू से हम पढ़ते हैं। देखो यहाँ से पढ़ेंगे हम। ये है निष्क्रिय नागरिक, मताधिकार प्राप्त नहीं। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। जब शुरुआत में 1791 में जो फ्रांस का संविधान का प्रारूप बना था, उसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था इस तरह की थी कि जो 30 लाख लोग थे इन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं था। और उसके बाद ये सक्रिय नागरिक है, इन्हें मताधिकार प्राप्त लोग हैं। और इसमें 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त था। ठीक है, अब ये वोट देंगे, है ना। वोट देकर ये निर्वाचक नियुक्त हुए हैं, 50,000 पुरुष, है ना। ये निर्वाचक नियुक्त हुए हैं और ये निर्वाचित करेंगे नेशनल असेंबली को, जिसमें 745 सदस्य आएंगे। ठीक है बच्चों, ये जो 745 सदस्य हैं इनमें से ही मंत्रियों का गठन होगा, और ये नेशनल असेंबली इनका नियंत्रण करेगी। ये मंत्री गठित हो गए हैं, और इसके द्वारा नियंत्रण होगा सम्राट का, और सम्राट का निषेध है इस पे, नेशनल असेंबली पे सम्राट इस पर कुछ निषेध कर सकता है। तो ये बच्चों कार्यपालिका है ना। ये कार्यपालिका, ये विधायिका जो है कार्यपालिका के सदस्यों को निर्वाचित कर रही है, नियंत्रित कर रही है। ठीक है, और ये यहाँ पर है न्यायपालिका, जो कि इन दोनों से अलग है ना। न्यायपालिका इन दोनों से अलग है, और यहाँ पे ये भी वोट के द्वारा, देखो बच्चों ये वोट के द्वारा गठित है ना। और यहाँ ये है न्यायाधीश। तो इस तरह से शुरुआत में इस तरह से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन फ्रांस में हुआ था, और उसी का विकसित प्रारूप आजकल हर देश में लागू है। तो सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, है ना। नेशनल असेंबली कैसे चुनी जाती थी? अप्रत्यक्ष रूप से, है ना बच्चों। तो ये जो है जो चुनाव होते हैं उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, प्रत्यक्ष द्वारा, और एक अप्रत्यक्ष द्वारा, है ना, अप्रत्यक्ष द्वारा। ठीक है, तो ये आगे डिटेल में आएगा। प्रत्यक्ष मतदान द्वारा मतलब सीधे ही जो मतदाता है वो वोट करेंगे और सदस्यों को निर्वाचित कर लेंगे, है ना। प्रत्यक्ष मतदान जैसे हमारे यहाँ पे होता है।
विधायक का या सांसद का जब चुनाव होता तो हम प्रत्यक्ष मतदान करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव, जैसे यहाँ बताया गया, अप्रत्यक्ष रूप से नेशनल असेंबली चुनी जाती थी। तो अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे है बच्चों कि ये जो सक्रिय नागरिक थे ये अपने में से कुछ निर्वाचक चुनेंगे, है ना, अपने में से कुछ निर्वाचक चुनेंगे और ये निर्वाचक नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव करेंगे। इस प्रकार सक्रिय नागरिकों ने प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव नहीं करा, है ना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करा, इन्होंने अपने में से कुछ लोगों का चुनाव करा और वो नेशनल असेंबली के सदस्य नियुक्त करेंगे। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ है। तो सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था। जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे ऐसे लोगों को ही मतदान का अधिकार दिया गया था, है ना, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। ये नियम उस समय वहां फ्रांस में बनाए गए थे। आगे दिया बच्चों, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, है ना, संविधान में जो दे रखा है यहाँ पे देखो, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक एवं अहरणीय जिसे कोई छीन नहीं सकता, अहरणीय जिसे कोई छीन नहीं सकता, प्राकृतिक और ऐसा अधिकार जिसे कोई छीन नहीं सकता। कौन से अधिकारों को कहा गया? जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को, है ना, को नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे, प्राकृतिक अधिकार जो थे उनकी रक्षा करे, राज्य का कर्तव्य था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, मुख्य बात यह है कि मुख्य जो घोषणा पत्र था, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, आखिर वो क्या था, है ना, जो उस समय लागू हुआ था और जिसे हमें आज भी पढ़ रहे हैं। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। ठीक है, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक और अहरणीय अधिकारों को सुरक्षित रखना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार, है ना, शोषण के प्रतिरोध मतलब विरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। ठीक है बच्चों, और स्वतंत्रता का आशय यहाँ स्पष्ट किया गया है। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है ना। तो इस तरह के अधिकार उस समय लागू किए गए थे। आगे के पेज पे दिया गया है बच्चों के राजनीतिक प्रतीकों के मायने क्या थे, है ना। ये जो प्रतीक है, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें कुछ प्रतीक स्थापित हो गए थे और उनके अर्थ क्या है यहाँ बताया गया है। 18वीं सदी में ज्यादातर पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृति और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ले बार्बिए ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्रों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें, है ना। तो ये प्रतीक क्या, देखो बच्चों, ये क्या, फर्स्ट वाला टूटी हुई जंजीर, है ना, टूटी हुई जंजीर। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक है, मतलब ये टूटी हुई हथकड़ी है ना, ये आजादी का प्रतीक है। दूसरा है छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, ये छड़े हैं, इनका बर्छीदार गट्ठर है। ये अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है, ये एकता का प्रतीक है, आजादी का प्रतीक है। अब तीसरा देखो, त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी, तो ये ज्ञान का प्रतीक है। यह राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक है ये। फिर जो अगला चिन्ह है ये देखो, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप,
अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप है ये ना, ये सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है ना, ये सनातनता, निरंतरता का प्रतीक है, क्योंकि ये पूंछ वापस आ गई तो ये क्रम चलता रह रहा है ना, जैसे अंगूठी का कोई छोर नहीं होता उस तरह से निरंतरता का प्रतीक है। इसी प्रकार अगला है लाल फ्राइजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। जब दास स्वतंत्र हो गए तो इस तरह की टोपी पहनते थे, लाल फ्राइजियन टोपी। अब अगला जो चिन्ह है देखो, नीला सफेद लाल है ना, नीला सफेद और लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है ना, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। उसके बाद अगला है डैनो वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप है ना, कानून का मानवीय रूप है। और विधिपट, कानून सबके लिए समान है, उसकी नजर में सब बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति के कुछ प्रतीक थे जो हमने पढ़ लिए हैं।